हेलो फ्रेंड्स, जय स्वामीनारायण। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ जेड ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द सिग्नल एंड सिस्टम। सो हमने लास्ट सेशंस में जो डिफाइंड किया था दैट इज़ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सो ये और उसके पहले जो हमने डिफाइंड किया था दैट इज़ अ फूरियर ट्रांसफॉर्म। ओके, सो अब ये जो थर्ड मेथड है दैट इज़ अ जेड ट्रांसफॉर्म। सो अगर आपको लाप्लास पता होगा तो ही आपको जेड ट्रांसफॉर्म पता चलेगा। सो जेड ट्रांसफॉर्म भी मैथमेटिकल टूल है। ओके, जो लाप्लास फॉर्म हमने डिफाइंड किया था, लाप्लास दैट इज़ फॉर द कंटिन्यूस सिग्नल्स। लाप्लास हम जो डिफाइंड करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म वो कंटिन्यूस के लिए होता है, और जेड ट्रांसफॉर्म जो टूल्स है दैट इज़ फॉर द डिस्क्रीट सिग्नल। लाप्लास फॉर द कंटिन्यूस सिग्नल्स को सॉल्व करने के लिए है, वेर एज जेड ट्रांसफॉर्म इज़ फॉर द discrete signal. Okay, so now let's see in detail. So why z transform? So z transform basically generalized by the Fourier transform. Okay, so why we have to generalize? Because Fourier transform does not cover all the sequence of the discrete signals. Discrete signals को analyze नहीं कर पा रहा है. Okay, discrete form को analyze नहीं कर पा रहा है Fourier and Laplace. सो टू एनालाइज द डिस्क्रीट सिग्नल, अब डिस्क्रीट सिग्नल को पता है एन फॉर्म में होता है, टी फॉर्म में नहीं बट एन फॉर्म में होता है, तो उसके लिए हमारे पास टूल है दैट इज़ अ जेड ट्रांसफॉर्म. सो नाउ लेट्स गो थ्रू द डिटेल ऑफ दैट कि हाउ वी विल कन्वर्ट दैट इन द जेड फॉर्म. सो द लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज़ अ एस डोमेन. अब वो पता है कि भाई लाप्लास को हम एस डोमेन में डिफाइन करते हैं. इज़ अ वैल्यूएबल टूल फॉर द रिप्रेजेंटिंग एंड एनालाइजिंग द कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स एंड सिस्टम. ओके, लाप्लास हम कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स के लिए यूज़ करते हैं, वेयर एज जेड ट्रांसफॉर्म इज़ अ कन्वीनियंट वैल्यूएबल टूल्स फॉर रिप्रेजेंटिंग एंड एनालाइजिंग द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स. ओके, सो जेड ट्रांसफॉर्म बेसिकली क्या है? सो एस डोमेन को हम जेड डोमेन में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं जेड ट्रांसफॉर्म. लाप्लास में एस डोमेन है, वेयर एज इन जेड ट्रांसफॉर्म वी हैव अ जेड डोमेन. ओके, सो जेड डोमेन और एस प्लान और जेड प्लान में क्या रिलेशंस हैं? तो अगर डिफाइन किया जाए तो जेड प्लान इक्वल टू ई रेस टू एस, वेर एस इक्वल टू हमें पता है सिग्मा प्लस जे ओमेगा. तो जो हमारा एस प्लान है उसमें ही हम जेड प्लान को डिफाइन कर रहे हैं, बट एस प्लान में जो हम एनालाइज कर रहे थे उससे थोड़ा अलग है. यहाँ हम डिस्क्रीट फॉर्म में एनालाइज होगा. तो जेड ट्रांसफॉर्म अगर मैप पे डिफाइन किया जाए एट एनी पॉइंट एस इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा, वो एस प्लान पे जेड प्लान क्या होगा? जेड इक्वल टू क्या होगा? आर एंगल थीटा. तो यहाँ अब आर हैविंग मीन्स रेडियस फॉर्म में एंड सम हैविंग एंगल फॉर्म में आएगा. ओके, अगर लेट्स से डिटेल में अगर देखें तो चलो एक्स टी इक्वल टू एक्सेस हम करते हैं लाप्लास फॉर्म में कि भाई हमारा टाइम फॉर्म में है तो उसको हम एस डोमेन में डिफाइंड किया जाता है. तो एक्सेस क्या होता है? लाप्लास इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टी ई रेस टू एस टी डी टी. अब हम इसको डिस्क्रीट फॉर्म में डिफाइन करना चाहें टी में से एन फॉर्म में, तो क्या होगा? ये सिग्मा इंटीग्रेशन की जगह क्या हो जाएगा? सिग्मा आ जाएगा. हाँ, समेशन हो जाएगा. टी की जगह क्या हो जाएगा? एन कैपिटल टी. टी में से अब एन फॉर्म है, नंबरिंग फॉर्म में जा रहे हैं, डिस्क्रीट फॉर्म. ओके, तो ये इक्वेशंस को मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूँ. इंटीग्रेशन की जगह सिग्मा एक्स, टी की जगह एन टी, ई रेस टू एस टी. अब ई रेस टू एस टी की जगह हमें क्या लिखना है? जेड. ई रेस टू एस टी क्या है हमारा? दैट इज़ जेड. ओके, तो अब जो एक्स एन इक्वल टू, अब इसको एक्स एन को मैं जेड फॉर्म में डिफाइन करूँ एक्स जेड, तो एक्स जेड क्या होगा? सिग्मा एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एन जेड रेस टू, ये वाला मेरा पोर्शन जेड है, ये वाला पोर्शन मेरा जेड है, तो जेड रेस टू माइनस है, जेड रेस टू माइनस एन होगा. तो इसमें दो फॉर्म होंगे, एक लिमिट होगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, एक होगा ज़ीरो टू इन्फिनिटी. तो ये हो गया मेरा जेड ट्रांसफॉर्म का इक्वेशन, इतना बोला एक्स जेड इक्वल टू. सो वेयर जेड इक्वल टू क्या है? ई रेस टू एस टी है,
वेयर एस इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा, टी इज ए सैम्पलिंग टाइम। तो अब मैं इसको फाइनलाइज इक्वेशन डिफाइन करूँ तो क्या होगा, जेड ट्रांसफॉर्म का इक्वेशन क्या होगा, तो एक्स जेड, कैपिटल एक्स जेड इक्वल टू सिग्मा एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एन जेड रेस टू माइनस एन। दिस इज़ फॉर अ टू साइड, ये टू साइड के लिए है जब लिमिट माइनस से प्लस है। बट अगर लिमिट ज़ीरो से डिफाइन करना हो तो कॉजल सिस्टम हो तो नेगेटिव टर्म्स उसमें आएंगे नहीं, तो n इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी एक्स एन जेड रेस टू माइनस एन। दिस इज़ फॉर द वन साइड है। तो दो इक्वेशन है हमारे पास। अगर कॉजल सिस्टम है तो हम ये इक्वेशंस यूज़ करेंगे, मीन्स लिमिट हमारी चेंज हो जाएगी, ज़ीरो टू नेगेटिव लिमिट्स नहीं आएगी। ओके, सो फाइनली हमारे पास ये इक्वेशन हो गया हमारा, एक्स जेड इक्वल टू सिग्मा एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एन जेड रेस टू माइनस एन। ओके, so the z transform reduce the discrete time Fourier times dtft if r equal to 1 and z equal to e raised to minus j ओमेगा। अब इसको हम z प्लेन पे डिफाइन किए कि करें तो क्या होगा, तो z प्लेन पे कुछ इस तरह होगा, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह होगा, ज़रा लाप्लास हमने इसी तरह डिफाइन किया हुआ है, पर वो सारी वैल्यूज़ हम ये प्लेन्स पे डिफाइन करते थे। अब जेड प्लेन की बात किया जाए तो जेड ट्रांसफॉर्म में क्या होगा, द पॉइंट जेड इक्वल टू आर ई रेस टू जे ओमेगा वेर आर इज़ अवर रेडियस, ओमेगा इज सम एंगल। ओके, सो इस फॉर्म में वो रोटेट फॉर्म में आएगा जेड ट्रांसफॉर्म। ओके, r length r from origin and angle omega with a respect to the real axis। ये हमारी रियल एक्सिस, ये हमारी इमेजिनरी एक्सिस हो गई। ओके, द यूनिट सर्कल द काउंटर z इक्वल टू 1 इज अ सर्कल ऑन अ z प्लेन विथ अ यूनिट रेडियस। तो ये नॉर्मल यूनिट रेडियस के लिए हमारा z प्लेन हो गया। ओके, सो अब z प्लेन पे ही हमारा जो z ट्रांसफॉर्म होगा उसकी वैल्यू या तो इसके अंदर होगी या उसके बाहर होगी। ओके, और वो रिप्रेजेंट हम किससे करेंगे, वो हम रिप्रेजेंट करेंगे आर ओ सी। ओके, सो बेसिकली z ट्रांसफॉर्म पे पोल एंड ज़ीरो, पोल डिनोटेड बाय x क्रॉस एंड ज़ीरो डिनोटेड बाय ज़ीरो। ओके, तो ये हो गया हमारा पहले z ट्रांसफॉर्म का पोल एंड ज़ीरो रिप्रेजेंटेशन। ओके, अब ये जो बाउंड्रीज़ है, ओके, वैल्यू उसके अंदर होगी कि बाहर होगी कि इस पे होगी, वो हमें किससे पता होगा, वो हमें पता चलेगा इससे, आर ओ सी। सो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस दैट इज अगेन IMP वन वी कैन से इन जेड ट्रांसफॉर्म। तो भाई रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है। ओके, तो आर ओ सी ऑफ एक्स जेड इज अ सेट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ जेड फॉर विच एक्स जेड अटेन अ फाइनाइट वैल्यू। जेड की जो वैल्यू के लिए आपको एक्स जेड कोई फाइनाइट वैल्यू मिलती है तो उसे हम बोलते हैं आर ओ सी। उस वैल्यू को डिफाइन किया जाता है आर ओ सी से, रीजन ऑफ कन्वर्सन। तो आर ओ सी ऑफ एक्स जेड इज अ सेट ऑफ ऑल द वैल्यू ऑफ जेड फॉर विच एक्स जेड अटेन अ फाइनाइट। कोई फाइनाइट वैल्यू मिलती है, इनफाइनाइट नहीं, तो उसे हम डिफाइन करते हैं आर ओ सी। तो हमारा जो इक्वेशन है वो पता है कि लेस देन इन्फिनिटी होगा फॉर द पर्टिकुलर आर ओ सी। So give us sequence the set of value of z for which the z transform converge that is xz equal to less than infinity is called a region of convergence। कोई फाइनाइट वैल्यू मिलेगी और इन्फिनिटी से कम होगी तो ही कोई फाइनाइट वैल्यू हम डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह होगा, जो इक्वेशन स्टैंडर्ड है वो लेस देन इन्फिनिटी होगा फॉर पर्टिकुलर आर ओ सी अगर कोई डिफाइंड करना हो तो। सो फाइनली आई कैन राइट दिस फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। ओके, एक दो एग्जांपल हम देखते हैं तो यू हैव मोर क्लियरिटी अबाउट द आर ओ सी, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। ओके, so now let's take three examples। Okay, so we have a more clarity about the ROC। so find the Z transform and mention the ROC region of convergence for all the following discrete time। अब देखो यहाँ xn फॉर्म में इक्वेशंस आएगी, xt फॉर्म में नहीं होगा बिकॉज इट्स डिस्क्रीट फॉर्म। Z ट्रांसफॉर्म होगा तो xn फॉर्म में ही इक्वेशन होगी, बेसिक पता होना चाहिए। इसमें 3 एग्जाम्पल दिए हैं और तीनों एग्जाम्पल सिग्नल जो है उसकी वो डिफाइंड किए हैं कि कौन से सिग्नल है। एक कॉजल सिस्टम है,
एक एंटी कोजल सिस्टम का सिग्नल्स है और एक नॉन कोजल का है. थर्ड वन इज नॉन कोजल. सो नाउ लेट्स एनालाइज वन बाय वन. सो फर्स्ट हम लेते हैं एक्स एन इक्वल टू फर्स्ट वन. तो क्या है उसका, तो हमारे पास एक्स एन इक्वल टू ये दिया हुआ है. तो अब ये एरो इंडिकेट क्या करता है कि भाई एक्स ज़ीरो पे हमारी वैल्यू क्या है 2 है. तो एक्स ज़ीरो पे, तो अब एक्स जेड क्या है हमारा, एक्स जेड इक्वल टू सिग्मा एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एन जेड रेस टू माइनस एन. ओके, अब ये वैल्यू हम यहाँ पुटअप करते हैं. ओके, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, ज़ीरो से स्टार्ट होगा ऑब्वियस. सो ज़ीरो पुट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल ज़ीरो, बिकॉज नेगेटिव साइड नहीं आता है, तो ज़ीरो से डिफाइंड होगा. पुट द वैल्यू दैट इज़ ज़ीरो. तो एक्स ज़ीरो पहले रखेंगे हम, एक्स ज़ीरो होगा तो जेड रेस टू ज़ीरो. देन पुट एक्स वन एन इक्वल टू वन, तो हमने रखा है एन इक्वल टू वन एंड जेड रेस टू माइनस वन. देन एक्स टू जेड रेस टू माइनस टू, एक्स थ्री जेड रेस टू माइनस थ्री एंड सो जा सकते. पर हमारे पास यहाँ तीन ही एक्स एन की वैल्यू है, तो हम वहाँ तक ही जाएंगे. ओके, एक्स ज़ीरो वन टू थ्री. ओके, तो एक्स ज़ीरो क्या है, तो ये हमारा एक्स ज़ीरो है. एक्स वन क्या है, ये हमारा एक्स वन है. एक्स टू क्या है, ये हमारा एक्स टू है. और ये हमारा एक्स थ्री है. पुट द वैल्यू, एक्स ज़ीरो की जगह टू, एक्स वन की जगह वन, टू की जगह टू एंड थ्री की जगह थ्री. तो हमारे पास अब ये इक्वेशन हो गया. इसको सिंप्लीफाई करें तो फाइनल इक्वेशन हमारा कुछ इस तरह बनता है. ओके, z रेस टू माइनस वन दैट इज़ वन बाई जेड. वी कैन राइट टू, सो हियर टू अपॉन जेड स्क्वेयर, थ्री अपॉन जेड क्यूब, ये इक्वेशन होगा. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ जेड. अब यहाँ हम जेड की वैल्यू पुटअप करते हैं. नाउ पुट जेड इक्वल टू ज़ीरो. अगर यहाँ मैं जेड इक्वल टू ज़ीरो रखता हूँ तो क्या होगा, अगर मैं z इक्वल टू ज़ीरो रखूँगा तो वन अपॉन ज़ीरो दैट इज़ इन्फिनिटी. ये भी टू अपॉन जेड स्क्वायर है तो वो भी इन्फिनिटिव फॉर्म होगा. तो अगर मैं x की ज़ीरो वैल्यू रखता हूँ तो मुझे क्या वैल्यू मिलती है, अगर z इक्वल टू ज़ीरो रखता हूँ तो मुझे इन्फिनिटिव वैल्यू, टू प्लस इन्फिनिटिव दैट इज़ इन्फिनिटिव. यहाँ टू रहेगा और बाकी सारी वैल्यू के लिए मुझे इन्फिनिटिव मिलेगा. तो टू प्लस इन्फिनिटिव दैट इज़ इन्फिनिटिव. अगर मैं ज़ीरो रखता हूँ तो जैसे मैंने ज़ीरो रखा तो मुझे क्या मिला, इन्फिनिटिव मिला. नाउ लेट्स से पुट द वैल्यू दैट इज़ इन्फिनिटिव. आप इन्फिनिटिव भी रख सकते हो. तो वन अपॉन इन्फिनिटिव दैट इज़ ज़ीरो. तो टू प्लस ज़ीरो मिलेंगे सब में, तो मुझे कोई फाइनाइट वैल्यू मिलेगी. टू प्लस ज़ीरो दैट इज़ टू. तो अगर मैं z की वैल्यू ज़ीरो रखता हूँ तो मुझे इन्फिनिटिव मिल रहा है, और z की वैल्यू इन्फिनिटिव रख रहा हूँ तो टू वैल्यू मीन्स सम फाइनाइट वैल्यू मिल रहा है. तो मेरा ROC क्या होगा, तो z की वैल्यू ज़ीरो रख रहा हूँ तो इन्फिनिटिव मिल रहा है, बाकी सारी वैल्यू के लिए मुझे कोई वैल्यू मिल रहा है. तो मेरा ROC एंटायर z प्लेन पे होगा, खाली z इक्वल टू ज़ीरो है वहाँ नहीं होगा. ओके, तो माई ROC इज ऑन एंटायर z प्लेन, खाली z इक्वल टू ज़ीरो है वहाँ मेरा ROC नहीं होगा. रीजन ऑफ कन्वर्जर्स खाली ज़ीरो पे नहीं होगा, उसके बाद सब पे होगा. ओके, क्योंकि जब z की वैल्यू मैं ज़ीरो रखता हूँ इसमें तो मुझे इन्फिनिटी मिल रहा है. ओके, सो क्लियर विद दिस फंडामेंटल. ये आपको याद रखना है कि कैसे हम ROC फाइंड आउट कर रहे हैं. ओके, नाउ लेट्स टेक द सेकंड एग्जांपल. अब इसे हम सॉल्व कर रहे हैं. तो यहाँ हमें पता है कि भाई ये वैल्यू है x ज़ीरो, ये होगा x माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री. ओके, तो अब इसे हम सॉल्व करें तो पहले हम पुटअप करेंगे ज़ीरो, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री. अब लिमिट माइनस फॉर्म में जाएगी क्योंकि हमें वैल्यू उस हिसाब से दी हुई है. तो हमारा इक्वेशन इस तरह होगा. इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो पहले हमें n इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे, फिर माइनस वन, माइनस टू रखेंगे n इक्वल टू, देन n इक्वल टू माइनस थ्री. तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा. सही है, उसको सॉल्व करेंगे तो x ज़ीरो की वैल्यू थ्री है, x माइनस की वैल्यू टू है, x माइनस टू की वैल्यू वन है, x माइनस थ्री की वैल्यू टू है. तो वो सारी वैल्यू हमने यहाँ रख दी. ओके, तो हमें फाइनल इक्वेशन कुछ इस तरह मिला. नाउ पुट दी वैल्यू ऑफ z. अब यहाँ हम z की वैल्यू ज़ीरो रखें तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो ज़ीरो, मीन्स ज़ीरो रखेंगे तो यहाँ खाली थ्री ही मिलेगा. थ्री प्लस ज़ीरो दैट इज़ थ्री. तो कोई फाइनाइट वैल्यू मिल रही है, मीन्स जब यहाँ मैं ज़ीरो करता हूँ z इक्वल टू तो मुझे फाइनाइट वैल्यू मिल रही है, मीन्स ROC ज़ीरो पे तो है. ओके, अब मैं z इक्वल टू इन्फाइनाइट करता हूँ तो ये मुझे हो जाएगा इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट. थ्री प्लस इन्फाइनाइट दैट इज़ इन्फाइनाइट.
सो इन्फाइनाइट रखूँगा तो मुझे वैल्यू मिल रही है इन्फाइनाइट। तो आर ओ सी कहाँ होगा, ज़ीरो पे रहेगा, इन्फाइनाइट पे नहीं मिलेगा। सो माई आर ओ सी इज एंटायर जेड प्लेन एक्सेप्ट जेड इक्वल टू इन्फाइनाइट। तो आर ओ सी एंटायर प्लेन पे रहेगा, इन्फाइनाइट पे नहीं आएगा। यहाँ इन्फाइनाइट वैल्यू है, इन्फाइनाइट पे मुझे कुछ वैल्यू नहीं मिल रही है, बाकी ज़ीरो टू इन्फाइनाइट मिलेगी। तो आर ओ सी मेरा ज़ीरो टू इन्फाइनाइट तक जाएगा, इन्फाइनाइट पे नहीं मिलेगा, उसके बाद मुझे कुछ नहीं मिलेगा। ओके, सो क्लियर विद दिस कि कैसे हम आर ओ सी डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ ज़ीरो पे भी मिल रहा है। ओके, नाउ लेट्स थर्ड एग्जाम्पल। यहाँ x0 भी दिया है, x -1 x -2, सेम वे x1 x2 एंड x3 सारी वैल्यूज डिफाइंड की हुई है। तो लिमिट हम स्टार्ट करेंगे, पहले x -2 सॉरी n इक्वल टू -2 रखेंगे, देन x इक्वल टू -1, देन x इक्वल टू 0, देन 1 2 एंड 3 सारी वैल्यू हमने रख दी है अकॉर्डिंगली। तो x -2 क्या है, 1 है, x -1 क्या है 2, x0 क्या है ये दैट इज़ 1, वो 1 है, x -1 क्या है -2, x2 है 3, x3 है। ओके, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ इस तरह मिल रहा है। नाउ पुट दी वैल्यू ऑफ z। अब मैं z 0 रखूँगा तो ये 0, ये 0, ये तो 1 रहेगा, ये 1/0 फॉर्म में चला जाएगा, 1/0 फॉर्म में चला जाएगा तो इन्फिनिटी फॉर्म में आ जाएगा। ओके, तो ये सारे इन्फिनिटी, ये 0, 1 प्लस इन्फिनिटी दैट इज इन्फिनिटी। ओके, नाउ पुट द इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। ओके, बाकी 0 हो जाएगा। तो दोनों फॉर्म में मुझे इन्फिनिटी भी मिल रहा है, मैं 0 रखूँ तो भी इन्फिनिटी मिल रहा है और इन्फिनिटी रखूँ तो भी इन्फिनिटी मिल रहा है। तो मेरा z प्लेन क्या होगा, 0 पे भी नहीं होगा और इन्फिनिटी पे नहीं होगा, इन बिटवीन होगा। So thus ROC is entire z plane except z equal to 0 and z equal to infinity। तो यहाँ नहीं होगा और आउटर नहीं होगा, बाकी सारे प्लेन पे मुझे ROC रीजन ऑफ कन्वर्जेंस मिलेगा। ओके, सो क्लियर विद दिस कि भाई ROC किस तरह डिफाइंड हो रहा है यहाँ। ओके, तो हमने 3 एग्जाम्पल्स डिफाइंड किए हैं कि भाई तीनों वैल्यू के लिए हमने ROC डिफाइंड किए, ये तीनों के लिए। तो ये जो कोजल जिसमें हमें ROC 0 पे नहीं मिल रहा है, बाकी सारे प्लान पे मिल रहा है, उसे हम कोजल सिग्नल से डिफाइंड कर रहे हैं। जब ROC इन्फिनिटी पे नहीं मिल रहा है, बाकी सारे प्लेन पे मिल रहा है, तो उसे एंटी कोजल से डिफाइन करते हैं। अगर दोनों पे नहीं मिल रहा है, 0 एंड इन्फिनिटी, तो उसे हम नॉन कोजल से डिफाइन करते हैं। ओके, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया ऑफ ROC। ओके, नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल्स दैट इज इक्वेशंस वाइज एग्जांपल, सो सिग्नल्स वाइज, सो यू हैव मोर क्लियरिटी अबाउट दैट कि भाई ये क्या है। तो लेट्स से 3 सिग्नल्स दिए हुए हैं, xn इक्वल टू a रेज़ टू n un। ओके, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म से डिफाइंड किया जाता है, a रेज़ टू n un यूनिट सिग्नल्स है एंड a रेज़ टू n। सेम वे वी हैव अ सेकंड and we have a combination of these two, a raised to n un plus b raised to u minus n minus 1। तो पहले हम ये डिफाइंड करते हैं। तो ये क्या है, तो अगर x n इक्वल टू a रेज़ टू n un, तो अब इसको हम इक्वेशंस में रखते हैं, x n की जगह a रेज़ टू n un रखते हैं, a n un z रेज़ टू माइनस। अब a n un तो दैट इज़ अ यूनिट सिग्नल है। तो यूनिट सिग्नल्स कब मिलेगा, जब वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी होगा तभी मिलेगा, बिकॉज नेगेटिव के लिए तो यूनिट सिग्नल हमें यूनिट सिग्नल्स नहीं मिल रहा है, और यूनिट सिग्नल्स हमें क्या मिलता है, दैट इज़ 1। कब मिलेगा 1, जब 0 टू इन्फिनिटी होगा। तो यूनिट सिग्नल्स में तो हमें पता है कि आउटपुट क्या मिल रहा है, 1। सो फाइनली आई कैन राइट ए, जब n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा तो un की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। सो फाइनली वी हैव इक्वेशन a रेज़ टू n एंड z रेज़ टू माइनस n। अब मैं n को कॉमन ले लूँ तो a z रेज़ टू 1 n। अब मेरे पास इक्वेशन ये है ऑलरेडी कि भाई अगर सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a रेज़ टू n है, तो उसकी जगह मैं ये लिख रखा हूँ a रेज़ टू 0 प्लस a रेज़ टू 1 प्लस a रेज़ टू 2। ओके, ये होता है इसका। तो इसको सिंप्लीफाई करूँ तो फाइनली इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/1 माइनस a। सो दिस इज
इस इक्वेशन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/1 माइनस ए वेयर ए लेस देन वन होगा। ये कब मिलेगा, फॉर द ए लेस देन वन। ओके, तो अगर अब मेरे पास ये वैल्यू है अभी सिग्मा एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए जेड रेस टू 1 रेस टू एन है ये वैल्यू, तो उसकी जगह मैं ये वैल्यू लिख सकता हूँ डायरेक्टली, वेयर ए जेड रेस टू -1 लेस देन 1। यही लिखा है, इसके बेस पे मैंने ये लिख दिया है, सही है। तो ए जेड रेस टू -1 लेस देन 1। तो अगर मैं z कॉमन ले लूँ यहाँ से 1/z फॉर्म, तो फाइनली आई कैन राइट z अपॉन एक्स जेड इक्वल टू z/z माइनस ए। ओके, z कॉमन निकाल दिए तो वेयर a/z, यहाँ a/z होगा, लेस देन 1 होगा z, तो फाइनली z यहाँ जाएगा तो z ग्रेटर देन a हो जाएगा। ओके, तो ROC इज आउटसाइड दी सर्कल, मीन्स ये हमारा रेडियस फॉर्म से डिफाइन कर दो, ये हमारा a है। ओके, वैल्यू कोई भी है तो ROC क्या होगा, ग्रेटर देन a है, तो उससे भी बाहर निकल जाएगा। ओके, तो ये सिग्नल्स के लिए हमने डिफाइन किया है, एक्स जेड की वैल्यू क्या होगी, z/z माइनस ए वेयर z ग्रेटर देन a। ओके, सो क्लियर विद दिस। ओके, नाउ लेट्स सेकंड टेक द सेकंड एग्जांपल। अब हमारे पास ये सिग्नल है -a⁻n u -n -1, वही हम ये इक्वेशंस में डिफाइन करें तो हमारे पास कुछ ये रहेगा। माइनस को मैं कॉमन निकाल लूँ तो फाइनली ये जो इक्वेशन है u -n -1 वो ज़ीरो हो जाएगा। कौन सी वैल्यू के लिए, n ग्रेटर देन -1, n ग्रेटर देन -1 के लिए ज़ीरो हो जाता है। तो लिमिट मेरी क्या होगी अब, -∞ टू -1 होगी, क्योंकि बाकी पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये ज़ीरो हो जाता है। ओके, सो मेरी लिमिट ये हो जाएगी, मुझे इस पर ही आउटपुट मिलेगा कुछ। ओके, सो नाउ टेक दी दैट लिमिट, नाउ पुट n इक्वल टू -m ले लेते हैं, तो m इक्वल टू जो माइनस इन्फिनिटिव है तो प्लस इन्फिनिटिव टू 1 हो जाएगा, और a⁻z -1 रेस टू -m होगा, बिकॉज आई हैव टेक n इक्वल टू -m। ओके, तो फाइनली वी हैव दिस इक्वेशन n। तो अब n की जगह मैंने m ले लिया है, तो वही फॉर्म यहाँ जनरेट हो रहा है जब n के फॉर्म में हो रहा था, तो फाइनली आई कैन राइट दिस इक्वेशन हियर, वही इक्वेशन बट अब लिमिट थोड़ी ये फॉर्म में होगी। तो एग्जैक्ट यही इक्वेशन मैंने यहाँ डिफाइन किया है, देखो यही इसकी जगह मैंने वही लिख दिया है, ये वाला टर्म। ओके, सो फाइनली आई कैन राइट एक्स इक्वल टू z/z माइनस ए, बट यहाँ देखो z लेस देन ए डिफाइंड होगा, बिकॉज z बाई ए है, a बाई z नहीं हो रहा है, z बाई ए है, तो ये ऊपर जाएगा, बिकॉज यहाँ a -1 है, a -1 आगे के एग्जाम्पल में z -1 था। ओके, सो आउटपुट दोनों में सेम आ रहा है, एक्जेड z बाय आगे क्या आ रहा था वही आ रहा था, बट यहाँ देखो ROC क्या था, z ग्रेटर देन है, यहाँ z लेस देन है, तो यहाँ अंदर की साइड मिलेगा, जबकि यहाँ यहाँ बाहर की साइड मिल रहा था ROC, और यहाँ कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा आपको अंदर की साइड। ओके, सो क्लियर विद दिस आई होप। देन वी हैव अ थर्ड combination of this that two equation a⁻n un and plus b⁻n u। अब दोनों का कॉम्बिनेशन है तो आउटपुट अब पता है कि भाई z/z माइनस ए और z/b माइनस ए, ये यहाँ b रख दिया है तो वो यही आएगा, बट ROC इसका क्या था, z ग्रेटर देन ए था और यहाँ z लेस देन b होगा, तो z ग्रेटर देन है और z लेस देन b, सो माई z इज इन बिटवीन a एंड b, that is in between a and b, so my ROC is in between a and b, so ROC क्या आएगा, ये मेरा a हो गया है, आउटर वाला b, तो उन दोनों के बीच में ही मेरा ROC डिफाइंड होगा। ओके, ये मेरा आउट सिग्नल है और ROC इज इन बिटवीन दिस, बाकी सारी वैल्यू के लिए वो इन्फिनिटिव डिफाइंड होगा, इसकी वैल्यू के लिए मुझे फाइनाइट वैल्यू कोई मिलेगा। अब ये जो तीन एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए कि भाई a⁻n un b⁻n u, वो बेसिकली कौन से सिग्नल्स थे, तो वो ये वाले सिग्नल्स हैं, ये है हमारा xn a⁻n un, तो वो क्या है, ये सिग्नल्स है।
ओके, तो उसका आउटपुट क्या मिल रहा है मुझे, ये मिल रहा है, और इसका आर क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये है, तो ए ग्रेटर देन ए के लिए डिफाइंड होगा, तो ये मेरा आर डिफाइंड हो रहा है। ओके, राइट साइड सीक्वेंस जिसे हम डिफाइन करते हैं। ओके, और जो माइनस वाला है वो लेफ्ट साइड सीक्वेंस है, दैट दिस वन, ये हमारा लेफ्ट साइड सीक्वेंस, ये वाला। ओके, सो आर अब अंदर की साइड आ गया है। ओके, आर अब इनर साइड हो गया, उसमें आउटर साइड था। ओके, सो फाइनली अगर टू ओवरऑल रिप्रेजेंट करना हो कैरेक्टरिस्टिक फैमिलीज ऑफ सिग्नल्स विद देयर कोरस्पॉन्डिंग आर, तो ये कोजल सिस्टम है राइट साइड वाला। ओके, तो मुझे जेड पे मुझे एंटायर प्लेन पे आर मिलेगा एक्सेल जेड इक्वल टू 0, एंटी कोजल के लिए यानी ये हो गया। तो आर मुझे पूरे जेड प्लेन पे नहीं मिलेगा, बाकी सारी वैल्यू के लिए मिलेगा, और टू साइडेड है। ओके, दैट मीन्स 0 पे भी नहीं और इन्फिनिटी पे भी इन बिटवीन मिलेगा। ओके, सेम वे वी हैव अ infinity duration of signals, so you can see here same thing is here, ये for finite duration signal है, and this is for the infinity duration signals जो हमने अभी डिफाइंड किया होगा। ओके, सो आई होप यू हैव अ क्लियर विद दिस कैरेक्टरिस्टिक फैमिली ऑफ सिग्नल विद देयर कोरस्पॉन्डिंग ROC। ओके, so finally we have lastly the properties of ROC, a ring of disk in the Z plane centered at a origin। दिस आर द प्रॉपर्टीज़ जो हमें अभी देखी है वही डिफाइन की है शॉर्ट में। द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्शन इज अ कवरेज कन्वर्ज एब्सोल्युटली इफ द ROC इंक्लूड द यूनिट सर्कल। द ROC कैन नॉट इंक्लूड एनी पोल, वो कोई पोल को डिफाइन नहीं कर रही है। फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल्स के लिए हमें मिल रहा है ROC ऑन द प्लेन जब z इक्वल टू 0 और z इक्वल टू इन्फिनिटिव अगर पुटअप कर रहे हो तो मिलेगा। तो इन दोनों के एक्सेप्ट में ही मुझे फाइनाइट वैल्यू के लिए मिल रहा है। राइट हैंड साइड के लिए कोजल सीक्वेंस के लिए मुझे ROC क्या मिल रहा है, ROC एक्सटेंड इन द आउटसाइड आउटवर्ड फ्रॉम द आउटमोस्ट फाइनाइट पोल इन XZ। सेम वे लेफ्ट हैंड साइड के लिए ROC एक्सटेंड इनवर्ड फ्रॉम द इनर मोस्ट नॉन ज़ीरो पोल। एंड टू साइड सीक्वेंस के लिए द ROC इज अ रिंग बाउंडेड बाई टू सर्कल्स पासिंग थ्रू टू पोल with a no pole inside the ring। ओके, तो ये जो थिंग है उसका समरी है लास्ट में भी है कि भाई प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ROC। ओके, सो आई होप यू हैव नाउ क्लियर विद दिस Z ट्रांसफॉर्म फंडामेंटल की भाई Z ट्रांसफॉर्म बेसिकली है क्या, उसका इक्वेशन किस तरह आ रहा है और उसमें वैल्यू हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं और Z प्लेन पे किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो वो हमने अभी तक कवर किया है। सो आई होप नाउ यू हैव क्लियर विद दिस। ओके, सो हियर आई जस्ट एंडेड माय सेशन। थैंक यू वेरी मच।